यस प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 6th लेसन के अंदर टॉपिक लेते हैं विभवमापी का। विभवमापी या पोटेंशियोमीटर, सिंपल सा शब्द से भी दिख रहा है कि ये कौन है, विभव का मापन करने वाला या पोटेंशियल को मेज़र करने वाला। एक्चुअल में विभव की बजाय विभवांतर का मापन होता है, क्योंकि विभव को हम अनंत से परिभाषित करते हैं। या जैसे मान लो कोई बिंदु अगर अर्थिंग है तो उस केस में एक बिंदु का जो है विभव भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल परिभाषा होगी। हालांकि विभव का मापन करने के लिए एक उपकरण होता है जिसको हम कहते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर का मापन किया जाता है परिपथ के अंदर, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है, अनंत नहीं होता। इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध का मान R है, तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या होना चाहिए, IR, V बराबर IR ओम के नियम से। अब इसी विभवांतर को मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वोल्टमीटर लगाते हैं समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है क्योंकि हमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करना है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से धारा आएगी तो वो धारा इस संधि बिंदु पर दो भागों में बंटेगी। एक प्रतिरोध कैपिटल R में जाएगा और एक जाएगा वोल्टमीटर में। अब अगर मान लो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत हो तब तो इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वोल्टमीटर एक्चुअल में क्या है, धारामापी का रूपांतरण है और धारामापी धारा का संसूचन करता है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तभी इनके अंदर विक्षेप प्राप्त होगा और उसी को हम रीडिंग बोलेंगे, पाठ्यांक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर धारा जानी भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं जाए, यानी बहुत कम धारा होनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे जितनी इसमें जाने वाली धारा कम होगी उतना ही विभवांतर कम हो जाएगा, यानी उसको हम त्रुटि बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल विभव जो है वो है V बराबर IR। तो हम यहाँ पे यूँ माने कि इधर धारा I डैश जाती है तो इधर I माइनस I डैश हुई, तो फिर हम यहाँ पे V डैश लिखेंगे I माइनस I डैश इंटू R, और सिंपल सी बात है इसका मान इसकी तुलना में कम है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग हमेशा वास्तविक मान से कम होती है, तो ये एक तरह से त्रुटि है, एरर है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन अनंत नहीं हो सकता, तो कुछ धारा का मान तो ये ग्रहण करेगा, इसलिए विभवांतर का यथार्थ मान वोल्टमीटर द्वारा मापित नहीं होता है। ठीक है। अब विभवमापी वोल्टमीटर से थोड़ा सा अलग है, तो हम ऐसे परिभाषा बना सकते हैं कि एक ऐसा उपकरण जो परिपथ में विभवांतर का यथार्थता पूर्वक मापन करे, एक्चुअल मान का मापन करे, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं हो, तो उस उपकरण को हम विभवमापी कहते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि वोल्टमीटर इस मान को तब माप सकता है जब इसका प्रतिरोध अनंत हो, लेकिन ऐसा इसमें तो संभव नहीं है, लेकिन इसमें संभव है। तो विभवमापी का प्रतिरोध अप्रत्यक्ष रूप से अनंत होता है। वो हम आगे देखेंगे कि कोई भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जब विभवमापी संतुलित अवस्था में होता है, यानी धारामापी जीरो विक्षेप देता है, तो ये द्वितीयक परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, और द्वितीयक परिपथ से जब धारा ग्रहण नहीं करता तो उस स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत माना जाता है। ओके, तो ये विभवमापी। अब इसकी हम सिंपल जो है बनावट देखते हैं। बनावट में दो टाइप के विभवमापी परिपथ होते हैं। एक कहलाता है प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 10 मीटर लंबाई का मैग्नीन कॉन्स्टेंटन या यूरेका मिश्र धातुओं का बना हुआ एक तार होता है, एक समान अनुप्रस्थ काट का। कितना लंबाई,
10 मीटर लंबाई, 10 मीटर लंबाई का एक समान अनुप्रस्थ काट का बना हुआ, यानी मैग्नेन कॉन्स्टेंटन का बना हुआ वायर लेते हैं। मैग्नेन कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम इसका क्यों? क्योंकि इनके प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होते हैं, और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने का यहाँ पे यूज होता है कि जब धारा प्रवाहित होगी तार गर्म होगा, ताप बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ने का प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीटर सेतु में भी मैं बता चुका हूँ आपको कि मीटर सेतु का जो तार है वो भी इन्हीं मिश्र धातुओं का बना होता है, जिनकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और अल्फा का मान कम होता है, अति अल्प होता है। इस 10 मीटर लंबाई के तार को हम 1-1 मीटर के फेरों के रूप में एक लकड़ी के बोर्ड पर व्यवस्थित करते हैं इस टाइप से। 1-1 मीटर लंबाई के फेरों के रूप में काउंट करते जाइए कितने तार हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस आई एम करेक्ट। 10 तारों का ये विभवमापी है, ये पॉइंट ए और ये बी संयोजक पेच लगे होते हैं, और इसको लकड़ी के एक बोर्ड पर व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर एक डबल स्केल लगी होती है। डबल मीन्स जो लेफ्ट टू राइट भी चलती है और राइट टू लेफ्ट भी चलती है। तो यहाँ तो मैं 0 से 100 सेंटीमीटर दे देता हूँ, यहाँ 0 से फिर 100 सेंटीमीटर। ओके, तो लंबाई नापते समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा तार किधर से आ रहा है, उसके लिए कौन सी स्केल ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट तार है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, जो विषम संख्या वाले तार हैं वो लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो उनके रीडिंग नापते समय ये ध्यान रखना है कि हम स्केल काम में लेंगे जो लेफ़्ट टू राइट चल रही हो। और सम संख्या वाले 2, 4, 6, 8 और 10 ये वायर राइट टू लेफ़्ट आएंगे, तो उनके लिए स्केल भी हम काम में लेंगे जो राइट टू लेफ़्ट आ रही है, ऊपर वाली स्केल। ओके, और किसी तार पर जब आप संतुलन लंबाई नोट कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस तार से पहले जितने तार आ चुके हैं उनकी पूरी की पूरी लंबाई जोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लो कि ये तीसरा तार है, तो इधर से जितनी आ रही है वो नाप लो, और ये पूरी 200 पहले हो चुकी है, तो 200 और समथिंग जो भी होगा उसके अनुसार आपको संतुलन बिंदु नोट करना है। अब प्राथमिक परिपथ के अंदर हम क्या करेंगे, इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में प्राथमिक परिपथ बनाएंगे इस टाइप से। यहाँ हम लगाएंगे सेल या बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक। ओके, ये RH, ये कुंजी के, और ये बैटरी जिसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पे EP। समझ में आ जाना चाहिए प्राथमिक परिपथ। और इस प्राथमिक परिपथ को हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। यानी ऐसे नहीं बना करके सिर्फ रेखा चित्र के रूप में मैं ऐसे बनाता हूँ। ये है आपका प्राथमिक परिपथ, ये बिंदु A और ये बिंदु B, मतलब A और B के बीच में 10 मीटर लंबाई का एक तार लगा हुआ है जिसको हम विभवमापी तार कह रहे हैं। ये सेल का EMF, कुंजी और ये RH, रियोस्टेट धारा नियंत्रक एक परिवर्ती प्रतिरोध। ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ। दूसरा द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ जो है वो एक तरह से प्रारूपिक होगा, यानी एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाएगा, लेकिन उसके अंदर ध्यान ये रखना है कि जो कुछ भी हम विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मान लो किसी अज्ञात सेल का EMF ज्ञात करना है, या उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, या फिर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मापन करना है, अमीटर और वोल्टमीटर का अंशांकन भी हम पढ़ेंगे, तो वो सारा कुछ जो होता है, जो भी अज्ञात हैं, वो किस में रहेगा, द्वितीयक परिपथ में। साथ में एक धारामापी जुड़ेगा और एक विसर्पी कुंजी जुड़ेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल, ध्यान रखें हाई पोटेंशियल जो है वो A है,
ये मान लो एक सेल है जिसका EMF E है और वो हमें ज्ञात करना है। तो इस सेल का जो धनात्मक सिरा है वो तो बिंदु A से जोड़ दिया जाएगा। ऋणात्मक सिरे को मैं यहाँ पर एक धारामापी से जोड़ता हूँ और धारामापी को विसर्पी कुंजी से J से। तो ये दो चीज़ें तो हर एक परिपथ में रहेगी, लेकिन यहाँ अज्ञात है। अज्ञात कुछ भी हो सकता है जिसका हमें मापन करना है। तो जब यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो इसको ऐसे बनाऊंगा, ये सेल जिसका EMF हमें ज्ञात करना है, एक धारामापी और ये विसर्पी कुंजी। ये विभवमापी का कंप्लीट परिपथ बन गया जिसमें ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ध्यान रखें, प्राथमिक परिपथ में कभी भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्राथमिक परिपथ एज इट इज रहेगा। द्वितीयक परिपथ जो है उसमें क्योंकि अज्ञात हैं जिसका हमें मापन करना है, तो उसको हम जिसका भी मापन करना है वो लगाएंगे इसमें। तो द्वितीयक परिपथ चेंजेबल है। ओके, अब ये तो हो गई एक तरह से विभवमापी परिपथ की बनावट। अब हम देखते हैं कि विभवमापी किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी जैसे मैंने ये कहा था कि विभवमापी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए ये जो रीडिंग देता है वो वास्तविक देता है। तो ये होता कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम समझते हैं विभवमापी का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, कैसे कार्य करता है। ओके, तो देखिए मैं एक बार जो है इस द्वितीयक परिपथ को हटा देता हूं, समझने के लिए बहुत जरूरी है। केवल पहले प्राथमिक परिपथ लेंगे, उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप द्वितीयक परिपथ को लेकर के देखेंगे। ये हमारा प्राथमिक परिपथ है। जब हम इसमें लगी कुंजी K को ऑन करेंगे, प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी K को जब ऑन किया जाएगा तो इस बैटरी से धारा IP प्रवाहित होगी। IP हम प्राइमरी से ले रहे हैं, बाकी कोई विशेष इसका मीनिंग नहीं है। IP धारा प्रवाहित होगी और वो विभवमापी तार में एक समान रूप से प्रवाहित होगी। मतलब तार तो एक ही है, लेकिन उसको हमने 10 टर्न बना रखे हैं, तो 10 के 10 टर्न में ये धारा समान रहेगी। पूरा तार श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब धारा समान होती है, यहाँ पे समान कौन है, IP, धारा समान होती है तो उस स्थिति में ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती R होता है। यानी जो विभवांतर है, तार पर विभवांतर, वो प्रतिरोध के समानुपाती हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये संबंध आपको जो है सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए कि विभवांतर लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। तो V समानुपाती हो गया L। ओके, अब अगर हम A और B के बीच का विभवांतर देखेंगे तो मैं यहाँ पे लंबाई ले लेता हूँ इसकी LP और प्रतिरोध ले लेता हूँ RP। यानी AB तार जो है 10 मीटर लंबाई का है, उसकी लंबाई को LP से ले रहे हैं और उसके पूरे प्रतिरोध को RP से। तो A और B के बीच जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, LP के। VAB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LP। यहाँ पे हम कांस्टेंट ले लेंगे X। ये X कहलाती है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, विभव प्रवणता। आगे हम परिभाषित भी करेंगे। एकांक लंबाई पर जो विभव पतन होता है या विभवांतर होता है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। तो X का यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, VAB अपॉन LP। अब यहाँ पे इस परिपथ के अंदर अगर देखा जाए तो कुल मिला के प्रतिरोध कितने हैं, हम सेल का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के रूप में ले सकते हैं। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है, इस तार का भी प्रतिरोध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ये जो विद्युत वाहक बल है वो 3 जगह विभवांतर
उत्पन्न कर रहा है, यानी एक तो आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर उत्पन्न होगा, रियोस्टेट पर होगा और विभवमापी तार पर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये माने कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है और RH का मान भी 0 है, RH का मान हम 0 कर सकते हैं, और मान लिया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी 0 है, आदर्श सेल है, तो उस केस में टोटल विभवांतर कहाँ पर आ जाएगा? विभवमापी तार पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय A और B के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये हम VAB की जगह रख सकते हैं, तो हमें विभव प्रवणता मिल जाएगी EP/LP। हालांकि ध्यान रखना है, सिद्धांत को समझने के लिए हम ये कर रहे हैं, बाकी एक्चुअल में x की वैल्यू ऐसे निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो शर्त है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शर्त है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान हम 0 कर नहीं सकते, अगर है तो उस केस में x है EP/LP। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट C लेता हूँ और इस C की जो दूरी है A से वो है मान लो L, तो A और C के बीच का विभवांतर क्या होगा? हमने लिखा है V समानुपाती L। इट मीन्स A और C के बीच का जो विभवांतर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा, यानी कितनी लंबाई पर है। ओके, तो VAC समानुपाती L, यहाँ पर भी हम कांस्टेंट, जब भी ऐसा संबंध आता है तो कांस्टेंट आप x ले लीजिए, जिसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। ओके, अब x को हमने पहले से एक फॉर्मूले में लिख रखा है EP/LP, देन VAC इक्वल टू EP/LP इंटू L। क्या मीनिंग हुआ इसका? ये परिवर्ती विभवांतर कहलाएगा, क्योंकि C बिंदु हमारा ऐच्छिक है, हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि A और C के बीच का जो विभवांतर है वो कोई नियत विभवांतर नहीं है, परिवर्ती विभवांतर है। और इस परिवर्ती विभवांतर को हम EP ज्ञात विद्युत वाहक बल से तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे EP की वैल्यू हमें पता है, LP पता है, और ये बिंदु जहाँ भी लिया है वो दूरी भी पता है, तो उस केस में VAC ज्ञात हुआ, यानी परिवर्ती विभवांतर ज्ञात हो गया। अब हम क्या करते हैं? द्वितीयक परिपथ बनाते हैं और एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है। इसको हम एक धारामापी और विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं, और विसर्पी कुंजी को हम टच करते हैं बिंदु C पर। ध्यान रहे, E एक अज्ञात सेल है जिसके धनात्मक टर्मिनल को हमने A से जोड़ दिया, ऋणात्मक को धारामापी से और फिर जॉकी से जोड़ दिया। जब जॉकी को हम बिंदु C पर स्पर्श करवाएंगे तो धारामापी विक्षेप दे सकता है। अब वो विक्षेप किस पर निर्भर करेगा, वो हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। देखो, विभवमापी तार में पहले से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि A और C के बीच में विभवांतर, जिसको हमने लिखा है EP/LP इंटू L, ये विभवांतर यहाँ पे ऑलरेडी है। अब हम जॉकी को टच कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये विभवांतर, यानी मैं लिखता हूँ VAC ग्रेटर देन E हुआ, इससे ज़्यादा, तो उस स्थिति में IP जो है यहाँ आकर के बंट जाएगी, और बंटने के बाद में एक भाग इस भुजा में भी जाएगा, यानी सेल धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है, लेकिन IP का एक भाग इधर आ रहा है जो धारामापी से गुजर रहा है, तो धारामापी एक साइड में विक्षेपित होगा। ओके, तो एक साइड में विक्षेप यहाँ प्राप्त होगा जब VAC ग्रेटर देन E हो। अगर इसकी उल्टी कंडीशन हो, E ग्रेटर देन VAC, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस सेल से धारा प्रवाहित होगी, और वो धारा यहाँ विभवमापी तार में से होकर के वापस धारामापी से होती हुई आपको सेल के अंदर मिलेगी, यानी धारामापी से धारा की दिशा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हुई मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो विक्षेप जो है वो विपरीत दिशा में मिलेगी। ये कंडीशन जिनको समझ में आती है वो विभवमापी का कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत आसानी से कर सकता है कि यहाँ पर जो विभवांतर है वो अगर इससे ज़्यादा है तो धारामापी एक साइड में विक्षेप देगा, और अगर इसका मान VAC से ज़्यादा है तो उस केस में धारामापी में विक्षेप बदल जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा बदल रही है। लेकिन अगर
VAC ग्रेटर देन इक्वल टू E हुआ, दोनों के मान बराबर हैं, तो उस स्थिति में न तो इस सेल से धारा प्रवाहित होगी और न ही IP का कोई भाग इधर आएगा, यानी धारामापी क्या विक्षेप देगा? शून्य विक्षेप। जब धारामापी शून्य विक्षेप देता है तो इसको हम संतुलित बोलेंगे, और ये जो भी लंबाई होगी वो इस E के लिए संतुलित लंबाई कहलाएगी, यानी अज्ञात सेल के लिए। तो इस केस में सिंपल सी बात है, विभवांतर लंबाई के समानुपाती होता है, तो E समानुपाती L हुआ, यानी E बराबर XL हुआ, और X वही है EP बाई LP इंटू L। इसका मतलब VAC और E बराबर हैं, तो इस द्वितीयक परिपथ से विभवमापी धारा ग्रहण नहीं करेगा। विभवमापी का हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध अनंत मानेंगे। ये अज्ञात विद्युत वाहक बल है जिसको हमने इस प्रोसेस से ज्ञात कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि विभवमापी तार पर परिवर्ती विभवांतर ज्ञात विद्युत वाहक बल से तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है, और फिर उस परिवर्ती विभवांतर की तुलना अज्ञात विद्युत वाहक बल से करके अज्ञात विद्युत वाहक बल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सिद्धांत जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। जो भी हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे उन सब के अंदर ये सिद्धांत काम करेगा, तो अच्छी तरह से जो है एक दो बार देखिए, ठीक है।